हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आपने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसरो का जो एनआरएससी का जो एग्जाम पेपर है, इसके अंदर आज आज अपने 41 से स्टार्टिंग करेंगे। एंड पीछे कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश रहेगी। और साथ में कम्युनिटी टैब पे जो क्वेश्चन मैं डालता हूँ, 2-4 दिन बाद में एक साथ ही डालता हूँ क्वेश्चन, तो वो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल सीरीज भी अपने चालू कर रखी है। इसके अंदर मैक्सिमम पावर ट्रांसफार्मर, केसीएल, केवीएल, थेवेनिन, नॉर्टन, कंजर्वे सब करेंगे अपने। ओके। एंड जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल के साथ। अपने फ्रेंड्स के पास वीडियोज को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंड किसी प्रकार से डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अपने पास है 41 नंबर। ये ऊपर वाला पूरी तरह से चार्ज हुए लेड एलिमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये वाला क्वेश्चन अपने कर लिया था कल। आज करते हैं 41 से स्टार्टिंग। एक 6 ध्रुव वाला 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर यदि 950 आरपीएम से घूमता है तो उसका स्लिप कितना है। ओके, इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं अपने। सिंक्रोनस गति इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन में पी। इसका मतलब क्या है, जैसे ही फ्रीक्वेंसी के मान में इंक्रीमेंट होगा तो अपने पास सिंक्रोनस गति बढ़ेगी। ओके, समानुपाती है। एंड पोलों की संख्या में गिरावट होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पोलों की संख्या में गिरावट होगी तो अपने पास जो गति है वो बढ़ेगी। और कम से कम पोल अपने पास 2 रहने चाहिए, तो 2 पोल रहेंगे। फ्रिक्वेंसी अपने पास इंडिया की जो फ्रिक्वेंसी है वो अपने पास 50 हर्ट्ज है। यूरोपियन जो कंट्रीज रहती है उनमें मैक्सिमम 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होती है और वोल्टेज 110 वोल्टेज होती है। ओके, एंड अपने पास 2 पोल है तो फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज 120 50 अपॉन में 2, तो 2 से डिवाइड किया 60, 6 5 30। तो अधिकतम जो इंडक्शन मोटरें होती है वो भारत की फ्रिक्वेंसी के ऊपर अधिकतम से अधिकतम कितनी स्पीड हो सकती है, तो वो 3000 आरपीएम तक रह सकती है। ओके, इस क्वेश्चन में अपने पास 6 पोल दिए हैं और 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है, तो 120 फ्रिक्वेंसी लगाएंगे 50 हर्ट्ज। ओके, एंड पोल जो है, पोल है अपने पास 6। 6 को 2 से 12 से डिवाइड किए तो ये आएगा 2 और 0 से 0, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर 1000 आरपीएम की अपने पास स्पीड है। कौन सी? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड रहती है। इसी के बारे में थोड़ा लिखो आप। स्टेटर स्टेटर बॉडी की स्पीड क्या रहती है? स्टेटर बॉडी की अपने पास स्पीड रहती है 0 आरपीएम के अंदर। सारी वैल्यू लिखूंगा मैं आरपीएम के अंदर। एंड स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या रहती है? तो वो अपने पास सिंक्रोनस स्पीड रहती है। ओके, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड एयर गैप के अंदर अपने पास क्या स्पीड रहती है? तो एयर गैप के अंदर अपने पास सिंक्रोनस स्पीड रहती है। रोटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या रहती है? तो वो भी अपने पास सिंक्रोनस स्पीड रहती है। एंड रोटर बॉडी की जो अपने पास स्पीड रहती है वो अपने पास एन आर होती है। ओके, तो यहां पर अपने पास एन आर जो है 950 आरपीएम है। स्टेटर के अंदर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो 1000 आरपीएम पर चल रहा है। तो अपने इन दोनों के मध्य विचलन या स्लिप की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो करते हैं, इसको हटाता हूं, वीडियो पॉज करके आप लिख लेना। तो यहां पर अपने पास स्लिप ज्ञात करना है आरपीएम के अंदर। ओके, 3 फॉर्मूले बताऊंगा इसी के अंदर। आरपीएम में ज्ञात करना है तो अपने पास रहेगा सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति। ओके, अगर अपने को फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में लिखना है तो अपॉन में सिंक्रोनस गति लिखेंगे। एंड प्रतिशत में करना है तो अपने 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपने को स्लिप प्रतिशत में चाहिए, तो यहां पर 1000 से सिंक्रोनस गति 1000 निकली अपने पास और रोटर गति 950 है, तो डिफरेंस कितना है? 50। और सिंक्रोनस गति है अपने पास 1000 आरपीएम, तो 0 से 0 और 2 0 से 2 0 कट जाएगी। यहाँ पर 5% अपने पास स्लिप की वैल्यू रहेगी, वो भी प्रतिशत के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 42। एक 60 हर्ट्ज अल्टरनेटर 900 आरपीएम से घूम रहा है
तो उसके कितने पोल हैं। ओके, घूम रहा है मतलब इसके अंदर क्या चीज है, घूमने वाली। तो घूमने वाला अपने पास रोटर रहता है, रोटर बॉडी होगी। और हमेशा सिंक्रोनस मोटर में याद रखना, सिंक्रोनस सिंक्रोनस मोटर नहीं, इंडक्शन मोटर की बात करें तो इंडक्शन मोटर में रोटर की जो स्पीड होती है वो हमेशा स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड स्पीड से कम होती है। ओके, तो अपने पास यहाँ पर जो सिंक्रोनस स्पीड इससे ज़्यादा कौन सी होगी, 1000 आरपीएम होगा 6 पोल के लिए। और अपने 8 पोल करेंगे तो 8 पोल में आप याद करना 120 गुणा फ्रिक्वेंसी अपॉन में पोल, तो उसके अंदर 8 पोल के अंदर 750 आरपीएम होगी। एंड 4 पोल के लिए अपने पास हो जाएगी 1500, 2 पोल के लिए 3000 आरपीएम। ओके, और इसको आपको डायरेक्टली याद करने के लिए अब एक चीज देखो, मैक्सिमम स्पीड अपने पास कितनी है इंडक्शन मोटर की, तो 3-4 आरपीएम है। पोलों की संख्या अपने को जैसे ही दे दी अभी 10 है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे। और 50 हर्ट्ज के लिए, ये जो बता रहा हूँ ये 50 हर्ट्ज के लिए है। तो यहाँ पर इस पोल का अपने को आधा करना है, आधा हो गया 5 और 5 से करेंगे 6, तो 600 आरपीएम 10 पोल के लिए। इसी प्रकार अपने कह दिया 20 पोल, तो 20 का आधा हो गया 10, और 10 को 3 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 300 आरपीएम आएगा, 300 आरपीएम। ओके, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला सा समझ लो आप एक तरह से। इसके अंदर अपने याद करते हैं तो पोलों की संख्या अपने पास नॉर्मली 6 पोल रहे, 1000 आरपीएम की स्पीड होगी। 3 फेज स्टार विन्यास में जुड़े घूर्णन आर्मेचर वाले अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं। एंड अपने पास घूर्णन आर्मेचर वाइंडिंग के जो होते हैं वो बहुत कम अल्टरनेट होते हैं, ना के बराबर रहते हैं। इसमें क्या, नॉर्मली जब अल्टरनेटर को डिजाइन किया गया था उस कंडीशन में जो आर्मेचर वाइंडिंग होगी वो तो नॉर्मल सी बात है आर्मेचर पर रखेंगे। और आर्मेचर वाइंडिंग अपने को पावर देती है, तो आर्मेचर वाइंडिंग या तो स्टार कनेक्टेड करेंगे या करेंगे डेल्टा कनेक्टेड। ओके, तो स्टार के अंदर 4 टर्मिनल होते हैं तो 4 स्लिप रिंग चाहिए, और डेल्टा में 3 स्लिप रिंग। और अब जो स्टेटर है, स्टेटर को अपने को मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए एक्सटर्नल सप्लाई देनी पड़ती है, वो भी शंट डीसी शंट जनरेटर के द्वारा देते हैं। ये जनरेटर स्थिर भारों के अंतर्गत स्थिर वोल्टेज प्रदान करवाता है, एंड वोल्टेज का मान वेरिएशन बहुत कम करता है, नगण्य के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 250 वोल्टेज का लगभग जनरेटर होता है अपने पास। तो यहाँ पर जो स्टेटर पर वाइंडिंग होगी फील्ड वाइंडिंग होगी, इसके अंदर क्या किया गया जनरेटर में, जो आर्मेचर वाइंडिंग थी उसको डाला गया स्टेटर पर, एंड जो स्टेटर की वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग थी उसको डाला गया आर्मेचर पर। इसलिए डालने का फायदा क्या है, अब जो आर्मेचर वाइंडिंग में हाई पावर प्रोड्यूस होती है उसको स्टेटर पर लगाकर डायरेक्ट सॉलिड कनेक्शन के द्वारा डायरेक्ट कनेक्शन करके सप्लाई ले सकते हैं। यदि वो वाइंडिंग सेम ही आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर पर होगी तो 3 या 4 स्लिप रिंग चाहिए अपने को। हाई पावर के कारण उच्च कॉपर लॉस होगा, हाई फ्रिक्शन होगा, उच्च स्पार्किंग देखने को मिलेगी। इसीलिए आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पर डाला गया, एंड स्टेटर की फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर पर डाला गया। इसके लिए 2 अपने को स्लिप रिंग चाहिए फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए, लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, एंड डीसी शंट जनरेटर होता है। तो इसके अंदर अपने ये नहीं पूछ रहा कि जनरेटर कैसे हैं आज के प्रेजेंट टाइम में और कितने उसके अंदर स्लिपरिंग होती है। तो ये कह रहा है घूर्णन आर्मेचर है और वो भी स्टार कनेक्टेड है, तो अपने पास 4 स्लिपरिंग चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही कहता है डेल्टा है तो अपने पास 3 रहता। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से किसमें ईएमएफ एसी के रूप में है। तो अब डीसी मशीन की बात करें, डीसी मशीन में डीसी जनरेटर और मोटर दोनों हैं। तो जब जनरेटर की बात करें तो उसको मैकेनिकल एनर्जी देने से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने को आउटपुट में देता है। आर्मेचर में जो पावर उत्पन्न होती है वो अपने पास ईएमएफ जो उत्पन्न होता है वो ईएमएफ रहता है एसी हमेशा, और कम्यूटेटर के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है डायरेक्ट करंट में। जब मोटर होती है तो मोटर के अंदर अपने डीसी सप्लाई देते हैं और कम्यूटेटर के द्वारा वो सप्लाई आर्मेचर के अंदर जाती है, तो एसी सप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है कम्यूटेटर के कारण। तो एसी एंड डीसी जनरेटर दोनों के अंदर अपने पास आर्मेचर के अंदर एसी ही सप्लाई रहती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, 250 वोल्ट 50
वाट का बल्ब का प्रतिरोध क्या है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए 250 वोल्ट एंड 50 वाट बल्ब। तो रेजिस्टेंस क्या ज्ञात करने के लिए अपने पास पावर के लिए फॉर्मूला लिखो आप, वोल्टेज गुणा धारा, ओके, वी स्क्वायर अपॉन में आर, आई स्क्वायर गुणा आर एंड वी स्क्वायर गुणा जी कंडक्टेंस एंड आई स्क्वायर अपॉन में कंडक्टेंस। इस ये इन फॉर्मूलों के द्वारा अपने पावर ज्ञात कर सकते हैं। अदर भी बहुत है, बेसिकली जो ज्यादा मैक्सिमम यूज मिलते हैं ये फॉर्मूले हैं अपने पास। अभी आप लिखो धारा के लिए, तो धारा के लिए अपने पास रहता है वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, पावर अपॉन में वोल्टेज, धारा की स्क्वायर, वो अपने फॉर्मूला लिखा था पावर के अंदर कि आई स्क्वायर आर, तो धारा को इधर लेके जाएंगे पी की साइड में और पावर आएगा यहाँ पर, आर चला जाएगा अपॉन में और स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। इसके द्वारा अपने करंट की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ओके, रेजिस्टेंस अपने ज्ञात करने के लिए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन में धारा के द्वारा, वी स्क्वायर अपॉन में पी के द्वारा, पी अपॉन में आई स्क्वायर के द्वारा रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अपने। ओके, और ईएमएफ के लिए अपने फॉर्मूला या वोल्टेज के लिए फॉर्मूला यूज में देते हैं आई गुणा आर, वोल्टेज गुणा धारा, पावर अपॉन में धारा के द्वारा, और वहां पर पावर के लिए अपने फॉर्मूला लिखा था अभी वी स्क्वायर अपॉन में आर, और अपने यहाँ पर वोल्टेज क्या करनी है तो वोल्टेज पी की साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा पी गुणा आर और स्क्वायर हटाएंगे वी की तो अंडर रूट लग जाएगा। ओके, ये फॉर्मूले हैं, इनके द्वारा अपने ज्ञात कर सकते हैं। अभी अपने जस्ट फॉर्मूला लिखा है रेजिस्टेंस के लिए वी स्क्वायर अपॉन में पी, तो वोल्टेज अपने पास 250 है तो 250 गुणा 250 अपॉन में 50, तो 50 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा और ये आ जाएगा 1250 ओम का रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 46, यदि पावर फैक्टर 0 है तो परिपथ के बारे में क्या कहा जा सकता है। पावर फैक्टर 0 है तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट जो होगा, रेजिस्टिव के अंदर हमेशा यूनिटी पावर फैक्टर रहता है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है। ओके, आंशिक प्रतिरोध और आंशिक इंडक्टिव होगा तो इस कंडीशन के अंदर भी पावर फैक्टर अपने पास 0 नहीं हो सकता, 0 और इकाई के मध्य होगा। एंड पावर फैक्टर के लिए हमेशा याद रखना ये इकाई से ज्यादा नहीं हो सकता, एक से ज्यादा पावर फैक्टर नहीं हो सकता। सॉरी, आंशिक प्रतिरोधी है तो इसके अंदर धारा पावर फैक्टर जो अपने पास शून्य नहीं रह सकता। एंड अपने पास ऑप्शन है प्योर रिएक्टिव सर्किट होगा तो उस कंडीशन में पावर फैक्टर अपने को 0 मिलेगा। रिएक्टिव मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस सर्किट होगा तो उस कंडीशन में पावर फैक्टर अपने पास 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 47, आवृत्ति के कम होते जाने पर सर्किट के इंडक्टिव रिएक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। नॉर्मल क्वेश्चन है, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ है या आपने 2 पाई एफ एल और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए 1 अपॉन में 2 पाई एफ सी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, इंडक्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। एक्स सी के अंदर देखें कैपेसिटिव रिएक्टेंस में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा अपने पास। ओके, तो ये कह रहा है आवृत्ति के कम हो जाने पर सर्किट के इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा तो कम हो जाएगा, घटता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ये फ्रीक्वेंसी के समानुपाती तो है अपने सर्किट के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48, मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको सोल्यूशन करना। फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पर अपने पास अपने इसके अंदर क्या करनी है हाइट, तो हाइट के लिए फॉर्मूला लिखेंगे हाइट इज इक्वल टू बेस गुणा 2 अपॉन में आधार लिखेंगे, वन सेकंड यहाँ पर अपने पास जो क्षेत्रफल है एरिया मल्टीप्लाई 2 अपॉन में बेस हो जाएगा
एरिया अपने पास 20 है तो 20 गुणा 2 40, 40 अपन में 10, तो 4 सेंटीमीटर अपने पास हाइट आ जाएगी ट्रायंगल की। और क्वेश्चन 49 खुद से करना आप। वैसे अगर अपने पास ये जो परिधि की बजाय अगर रेडियस दिया होता तो फॉर्मूला रहता पाई आर स्क्वायर, एंड अपने पास यहाँ पर परिधि दे रखी है तो पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4 लगा देंगे, खुद से ज्ञात करना आप। क्वेश्चन नंबर 50, यदि दो समांतर कंडक्टरों में विद्युत प्रवाह एक ही दिशा में हो तो उनके बीच बल कैसा होगा। ये जो दो कंडक्टर हैं और इनमें डायरेक्शन एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये अपने पास जो नियम रहता है ये प्रोक्सीमिटी इफेक्ट होता है। प्रोक्सीमिटी इफेक्ट, प्रोक्सीमिटी इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जब दो ऐसी कंडक्टर धारा को एक दिशा या अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो उनमें अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक दूसरे से लिंक करते हैं, जिसके कारण अगर समान डायरेक्शन में करंट धारा की दिशा है, जिस प्रकार अपने पास ये दो कंडक्टर है, धारा की दिशा एक डायरेक्शन में है, तो इनके नजदीकी भाग के अंदर धारा की वैल्यू कम रहती है, या ये जो पार्ट है इसके अंदर धारा की वैल्यू कम होगी, दूर वाले भाग के अंदर अधिक होगी, ये एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे। ओके, एंड ये अपने पास दो कंडक्टर है, धारा की दिशा एक जा रही है, दूसरे से धारा वापस आ रही है, तो इसके अंदर जो नजदीकी पार्ट रहेगा मैग्नेटिक फील्ड लिंकिंग के कारण नजदीकी भाग के अंदर धारा की वैल्यू अधिक होगी, दूर वाले भागों के अंदर कम होगी, ये एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन में है तो अट्रैक्टिव होगा, एंड स्किन इफेक्ट और प्रोक्सीमिटी इफेक्ट के कारण ही प्रोक्सीमिटी और स्किन इफेक्ट ये जो दोनों प्रभाव है ये डीसी के अंदर नहीं पाए जाते, एसी के अंदर रहते हैं, और एसी के अंदर होने के कारण अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि एसी की तुलना में डीसी की तुलना में एसी में प्रतिरोध अधिक क्यों होता है, तो इसका कारण स्किन इफेक्ट के बारे में बहुत बार आता है क्वेश्चन, कई बार पूछ ले तो प्रोक्सीमिटी इफेक्ट के कारण ही कम होता है। ओके, तो प्रोक्सीमिटी एंड स्किन इफेक्ट दोनों होंगे, अगर बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस अधिक होगा। ओके, इन दोनों के कारण एसी के अंदर प्रतिरोध अधिक होता है। स्किन इफेक्ट लिख देता हूं, स्किन इफेक्ट एंड प्रोक्सीमिटी इफेक्ट। ओके, इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर अपने पास ए, अट्रैक्शन करेगा एक डायरेक्शन में है, एक दूसरे के अपोजिट तो रिपल्शन करेगा। यदि मोटर वाइंडिंग में बहती प्रवाह दुगनी हो जाए तो उत्पादित गर्मी पर क्या असर पड़ता है। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू मोटर वाइंडिंग इज डबल्ड देन द हीट प्रोड्यूस विल बी बिकम, तो इसके अंदर जो हीट रहती है वो होती है आई स्क्वायर आर टी, तो धारा का मान डबल कर रहे हैं तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो अपने पास 4 गुना हो जाएगी, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई के अंदर चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 52, यदि किसी प्रतिरोधक में वोल्टेज 10 मिली वोल्ट है और विद्युत प्रवाह 100 माइक्रो एम्पियर है तो उसका मूल्य क्या है। सबसे पहले ये माइक्रो मिली लिखो, सबसे पहले डेसी का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 1, सेंटी का होता है 10 की पावर माइनस 2, मिली का होता है 10 की पावर 3, 10 की पावर माइनस 3, सब माइनस में है, पावर जो लगा रहा हूं मैं। डेसी सेंटी मिली माइक्रो, माइक्रो के अंदर होता है 10 की पावर माइनस 6, नैनो के अंदर रहता है 10 की पावर माइनस 9, और पिको के अंदर रहता है 10 की पावर माइनस 12। ओके, ये आप याद रखना। और मेगा के अंदर 10 की पावर 6 मेगा गीगा टेरा पेंटा एक्सा, तो इसके लिए पावर बढ़ती जाती है, मेगा के लिए 10 की पावर 6 रहेगी, मेगा गीगा के लिए 10 की पावर माइनस 9, 10 की पावर 9 रहेगी, मेगा गीगा टेरा टेरा के लिए 10 की पावर 12 रहेगी, मेगा गीगा टेरा पेंटा के लिए 10 की पावर 15 रहेगी, एंड मेगा गीगा टेरा पेंटा एक्सा के लिए 10 की पावर 18 रहेगी। ओके, तो यहाँ पर 10 मिली वोल्ट दे रखा है, 10 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3। अपने पास रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है वी अपॉन में आर, तो वोल्टेज आपने लिख लिया, धारा लिखेंगे 100 माइक्रो एम्पियर,
तो 100 गुणा 10⁻⁻6, 3 से 3 कटेंगे तो यहाँ पर 10⁻³ बचेगा। ये माइनस को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में कन्वर्जन हो जाएगा इसका। 10 गुणा 1000 अपॉन में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो अपने पास 100 ओम का रेजिस्टेंस होगा। किसी प्रकार से डाउट वाला क्वेश्चन है नहीं। वोल्टेज अपॉन में धारा, ये तो आईटीआई में पहले सेमेस्टर का क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन, 10 नैनोफैराड के कैपेसिटर को 1 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा फॉर ए कैपेसिटेंस ऑफ 10 नैनोफैराड, व्हाट इज द कैपेसिटेंस रिएक्टेंस एट फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज। ओके, तो कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए फॉर्मूला है अपने पास 2 पाई एफ एल या ओमेगा एल लिखेंगे, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए फॉर्मूला रहता है 1 अपॉन में 2 पाई एफ एल या लिखेंगे 1 अपॉन में ओमेगा एल ओमेगा सी। ओके, कैपेसिटिव रिएक्टेंस देखें, ओमेगा अपने पास रहता है 2 पाई एफ रहता है, और इसकी इकाई रहती है रेडियन पर सेकंड के अंदर, याद रखना। ओके, फ्रिक्वेंसी दे रखी है ओमेगा में, पूछ रहे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और ओमेगा आ जाएगा, एंड उसकी यूनिट जो हर्ट्ज से चेंज होकर क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड के अंदर। तो यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन नंबर है ये 53। तो 1 अपॉन में आवृत्ति कितनी है, तो 2 पाई तो फिक्स वैल्यू है, आवृत्ति है 1 मेगा हर्ट्ज, तो 10 की पावर 6। ओके, मल्टीप्लाई कैपेसिटेंस है 10 नैनोफैराड, माइक्रो नैनो नैनो के लिए रहेगा 10 की पावर माइनस, एक सेकंड, इसको 10 को फिर 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। तो यहाँ पर 6 प्लस का है और यहाँ पर ये माइनस का है, तो यहाँ पर 10 की पावर -3 बच जाएगी। 6 से 6 कटेगा तो 3 ही बचेगा अपने पास, और ये 3 माइनस का है ऊपर लेके प्लस का बना देंगे। 1000 ही तो है, 3 का मतलब 1 के बदले 3 जीरो लगाने हैं। ओके, तो यहाँ पर अपने पास एक जीरो ये तो 2 जीरो डिवाइड कर देंगे, एंड 10 अपॉन में 2 पाई हो जाएगा। अपने को क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम की है क्या, एक सेकंड दोबारा लिखते हैं सेम फॉर्मूले को। 1 अपॉन में 2 पाई मल्टीप्लाई फ्रिक्वेंसी है 1 मेगा हर्ट्ज, आपने पहले 100 लिख लिया था, 10 की पावर 6 हर मेगा के लिए, और नैनो के लिए 10 की पावर -9 रहेगा। तो 6 से ये कटेगा, 10 की पावर -3 बचेगा, ये 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 से 0 निकालेंगे तो ये 100 अपॉन में 2 पाई बचेगा, 2 से काटेंगे 15 अपॉन में पाई रह जाएगा, और ये अपने पास ओम में वैल्यू रहेगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखना, आप कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, सोल्यूशन देंगे आपको दोबारा इसका। बाकी इतना है ही नहीं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ही तो ज्ञात करना है। 2 पाई 1 अपॉन में 2 पाई एफ सी अपने पास फॉर्मूला है, या 1 अपॉन में ओमेगा सी लिखो, ओमेगा 2 पाई एफ है, सेम ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। ग्राउंडिंग का उपयोग मूलतः किसमें संरक्षित करने के लिए किया जाता है, तो ग्राउंडिंग जो रहती है ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए होती है, मानव शरीर रक्षण के लिए किया जाता है, प्रोटेक्शन के लिए यूज में लेते हैं। तो ये बिजली के झटके इलेक्ट्रिकल शॉकिंग से बचाव के लिए किया जाता है। ग्राउंडिंग, जो ग्राउंड का पोटेंशियल डिफरेंस मानते हैं वो जीरो होता है, लाइन को कनेक्ट होते ही जीरो पोटेंशियल डिफरेंस में चली जाती है। एसी प्रणाली की तुलना में डीसी प्रणाली का फायदा क्या है, द एडवांटेजेस ऑफ डीसी सिस्टम और एसी सिस्टम इज। एसी प्रणाली की तुलना में डीसी प्रणाली का फायदा क्या है, डीसी प्रणाली पूछ रहा है। डीसी प्रणाली में अपने पास 1 सेकेंड सेकेंड इफेक्ट नहीं होता। दूसरा, आपको जस्ट अभी बताया पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में, अपने पास प्रॉक्सी मिडी इफेक्ट्स नहीं होता। और यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रहा है रिएक्टेंस, तो एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, फ्रिक्वेंसी अपने पास जीरो, डीसी के अंदर फ्रिक्वेंसी जीरो तो रिएक्टेंस जीरो, जो इंडक्टर होगा शॉर्ट सर्किट की बनती, और कैपेसिटर के अंदर फ्रिक्वेंसी अपोन में जा रही है तो वो अपने पास इन्फिनिटी मिलेगा, यानी कि करंट को फ्लो नहीं करवा सकता। इंडक्टर शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर ओपन सर्किट की बनती एज ए बिहेव करता है डीसी परिपथ के अंदर। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास ये हेज रिएक्टेंस क्वेश्चन का फॉर्मूला ये गलत है। एडी करंट स्थिति की बात करते हैं तो क्या डीसी मोटर में नहीं होती एडी करंट, ये डीसी जनरेटर में नहीं होता। तो जनरेटर माने डीसी मशीन के अंदर या डीसी मशीन में मोटर कहें, दोनों के अंदर जो आर्मेचर होता है उसके अंदर करंट हमेशा एसी रहता है। एसी होगा तो कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी भी होगी,
तो अपने पास एडी करंट लॉस भी रहेंगे। कोई सेकेंड इफेक्ट नहीं। ऑप्शन नंबर अपने ए की ओर जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी की ओर एडी करंट बी होता है, एंड दो दो ऑप्शन सही है। तो इसके बारे में जस्ट आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 56, वितरण लाइनों में सर्वोच्च तार सबसे ऊपर जो तार होता है, पर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तो सबसे ऊपर वाला जो तार रहता है, टॉप मोस्ट वायर, तो वो अपने पास ग्राउंडिंग के लिए रहता है। ओके। जो एक्सप्लोजन टाइप लाइटनिंग रेजिस्टर और एक्सप्लोजन जो अपने पास होते हैं उन्हीं को प्रोटेक्टर ट्यूब कहते हैं, 33 केवी तक यूज किए जाते हैं। एक दो दिन में वीडियो अपलोड करके आपको दिखाऊंगा, मैं शॉर्ट्स वीडियो डालूंगा जो अपने पास रहता है एक्सप्लोजन टाइप लाइटनिंग रेजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 57, विद्युत ऊर्जा को लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए उच्च वोल्टेज लाइनों का उपयोग क्यों किया जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस विद हाई वोल्टेज लाइन इन ऑर्डर टू, क्यों किया जाता है? स्किन प्रभाव को कम करने के लिए। इसके अंदर क्या है कि स्किन इफेक्ट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, परमीएबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। तो इसके अंदर स्किन इफेक्ट में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। स्किन इफेक्ट होता है एसी के अंदर पाई जाने वाली आवृत्ति के कारण। ये जो कंडक्टर रहता है उसकी बाहरी पृष्ठ के क्षेत्रफल के ऊपर यानी कि रन करती धारा इंटरनल लेंज लो के हिसाब से विरोध करती है, और इंटरनल में किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होती है। एंड इंटरनल जो क्रॉस सेक्शन एरिया रहता है अपने पास वो नॉन यूजेबल रहता है। इसीलिए कहते हैं कि स्किन इफेक्ट जो होता है उसके अंदर होलो कंडक्टर, थोथा कंडक्टर जो रहता है खोखला, यूज करके अपने कम कर सकते हैं स्किन इफेक्ट को। इंटरनल में कोई कंडक्टर ही नहीं है तो धारा फ्लो नहीं करेगी। एंड अपने पास जो कॉपर सेविंग माने या एल्यूमिनियम सेविंग माने तो अपने पास मेटल सेविंग होती है। ओके। लाइन नुकसान कम करने के लिए, संचरण दोष कम करने के लिए, केवल जीवन काल में वृद्धि के लिए। जीवन काल में वृद्धि के लिए क्या होता है? क्या उसको लॉन्ग डिस्टेंस तय करवा रहे हैं तो उसके अंदर क्या उसका जीवन काल बढ़ रहा है? बिल्कुल नहीं। दूरस्थ स्थानों पर ये तो नहीं हो सकता कि हर जगह पर ही प्लांट लग जाए, ऐसा नहीं होता। तो पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए अपने ट्रांसमिशन सिस्टम यूज में लेते हैं। ट्रांसमिशन के अंदर हाई वोल्टेज को यूज में लिया जाता है। इसके अंदर एक मिनट कुछ बताता हूँ आपको। जो प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है ये 132 केवी के लिए या 220 केवी के लिए या 400 केवी के लिए या 765 केवी के लिए यूज में लिया जाता है। और इतने तक यूज होगा। 400 केवी लाइन की जो होगी या 765 केवी की लाइन होगी इसमें वोल्टेज वेरिएशन 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। टॉलरेंस भी कह सकते हैं आप। 220 के अंदर 2% से ज्यादा टॉलरेंस नहीं होना चाहिए और 132 के अंदर 3% से ज्यादा वोल्टेज वेरिएशन का टॉलरेंस नहीं होना चाहिए। ये प्राइमरी ट्रांसमिशन बताया। सेकेंडरी ट्रांसमिशन की बात करें, सेकेंडरी ट्रांसमिशन के अंदर अपने यूज में लेते हैं 33 केवी या 66 केवी होता है। और प्राइमरी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर अपने पास 11 केवी रहती है। और सेकेंडरी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर 230 वोल्टेज और 440 वोल्टेज तक वितरण करते हैं। अब सेकेंडरी जो ट्रांसमिशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन तक जो कंडक्टर आते हैं प्लांट से उसे अपने फीडर कहते हैं। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर घर के पोल तक जाएगा उसे डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। और घर के पोल से लेकर मीटर के अंदर जो वायर आती है उसे सर्विस मेंस कहते हैं, सर्विस वायर कहते हैं। ओके। तो इस क्वेश्चन के अंदर स्किन इफेक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जीवन काल में वृद्धि के लिए तो ये भी नहीं होगा अपने पास ऑप्शन। तो अपने क्या लाइन नुकसान को कम करने के लिए यूज में लिया जाता है। ओके। वोल्टेज बढ़ने से धारा का मान कम होगा। धारा का मान होगा तो कम हो तो अपने पास अगर वोल्टेज V गुना बढ़ा देते हैं ट्रांसमिशन के अंदर तो अपने पास कंडक्टर V1/में V² गुना कम मटेरियल रिक्वायर्ड रहता है। वोल्टेज बढ़ाने से ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कॉपर सेविंग होती है। अपने पास कॉपर सेविंग कहो या एल्यूमिनियम सेविंग कहो, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो यूज में लेते हैं वो अपने पास एल्यूमिनियम कंडक्टर रहते हैं ACSR। और वोल्टेज का मान इतना हो गया तो लाइन में धारा कितनी कम होगी? 1/में V मल्टीप्लाई के अंदर धारा की वैल्यू रह जाएगी। ओके। तो यहाँ पर लाइन में नुकसान कम करने के लिए रहता है, संचरण दोष कम करने के लिए,
रिड्यूस लाइन लॉस, रिड्यूस ट्रांसमिशन फॉल्ट, फॉल्ट के लिए भी अपने नहीं कह सकते, तो अपने ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो दोष होते हैं उनको कम करने के लिए यूज में लिया जाता है। एक चीज आप देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइन टू ग्राउंड जो फॉल्ट रहते हैं 70 से लेकर 80% होते हैं, डबल लाइन जो रहते हैं 20 से लेकर 30% होते हैं, ट्रिपल लाइन जो फॉल्ट रहते हैं वो 1% से भी कम होते हैं, और ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड का जो फॉल्ट होगा वो 2 से 3% का रहता है, अपने पास संभावना होती है। ओके, और डबल लाइन टू ग्राउंड जो रहता है वो 5 से 10% के आसपास होता है अपने पास। एंड ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित प्रतीक को पहचाने, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल्स। तो ये अपने पास सिंबल किसका है, गेट के नीचे बता रखे हैं अपने। तो सबसे पहले नोट गेट का सिंबल देखते हैं। नोट गेट जो अपने पास होता है, इसको आप जस्ट ऊपर करते हैं थोड़ा, यहाँ पर नोट गेट जो अपने पास होता है, नोट गेट के अंदर सिंबल यहाँ पर डॉट लगा रहता है। ए इनपुट में देंगे तो आउटपुट में ए बार होगा, इनपुट में बी देंगे तो आउटपुट में बी बार होगा। इसी प्रकार इनपुट में या तो एक देंगे जीरो देंगे, या एक देंगे जीरो का उल्टा रहेगा एक, और एक का उल्टा रहेगा जीरो। तो इसे इन्वर्टर गेट भी कहा जाते कहते हैं अपने भी। इन जीरो देंगे तो एक दे रहा है, एक देंगे तो जीरो देगा, यानी कि इन्वर्ट कर रहा है, अपोजिट कर रहा है इस संख्या को। तो ये अपने पास नोट गेट तो नहीं है। अब देखते हैं एंड गेट। एंड गेट के अंदर सिंबल अपने पास कुछ इस प्रकार रहेगा, यहाँ पर ए इनपुट माने और यहाँ पर बी, और आउटपुट को वाई कहेंगे। तो दो अपने पास है, तो 00, 01, 10 और 11 अपने दे सकते हैं। इसको डेसिमल में लिखने पर ये एक क्रमागत एक निश्चित वैल्यू के साथ इंक्रीमेंट हो रहा है। इसके अंदर 00 तो 0 मिलेगा, और यहाँ पर 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096। तो इसी प्रकार ये सीक्वेंस में चलता है। तो सबसे पहले राइट टू लेफ्ट की ओर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे एक, और इसको लिखेंगे दो, और ये हो गया 3 अपने पास हो गए। तो अपने सीक्वेंस में लिखा है, वैसे ही नहीं लिखा भी यहाँ पर 0। तो ये एंड गेट है। एंड का मतलब और को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, 0 को 1 से करेंगे 0 मिलेगा, 1 को 0 से करेंगे 0 मिलेगा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 मिलेगा। इसी के साथ आपको नोट नैंड गेट बता देता हूँ। नैंड के अंदर यहाँ पर डॉट लगेगा, जस्ट डॉट लगने पर इस संख्या का अपोजिट होगा, 0 का अपोजिट रहेगा 1, और 0 का अपोजिट 1, 0 का अपोजिट 1, और 1 का अपोजिट 0। ये अपने पास नैंड गेट का आउटपुट है। अब अपने देखते हैं और गेट के लिए। और गेट का कुछ सिंबल इस प्रकार रहता है, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी इनपुट देंगे, ये आउटपुट वाई लिखेंगे, तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1 लिखेंगे। ओके, 0 0 को ऐड करने पर 0 मिलेगा, 0 1 को ऐड करने पर 1 मिलेगा, 1 0 को ऐड करने पर 1 मिलेगा, 1 1 को ऐड करने पर 1 मिलेगा। ये अपने पास जो ये मैंने संख्या लिखी है, ये है अपने पास और गेट का आउटपुट। अब इसी के और से लेकर नोर बना देता हूं। तो नोर के अंदर इसका अपोजिट होगा, तो 0 का अपोजिट 1, और 1 का अपोजिट 0, 1 का अपोजिट 0, 1 का अपोजिट 0। तो जस्ट आपको बता दिए हैं सिंबल मैंने। तो इन सिंबलों के अंदर आपको ये सिंबल मिल गया होगा। तो ये यहाँ तक जस्ट इते इते, ये इता इता सिंबल देखें तो ये अपने पास और गेट का सिंबल है, एंड गेट का सिंबल है, और आगे डॉट लगने पर ये नैंड बन गया। तो यहाँ पर नैंड गेट है। नैंड गेट, नोर और नैंड गेट यूनिवर्सल गेट रहते हैं। नोट एंड और जो होते हैं बेसिक गेट रहते हैं, और एग्जीक्यूटिव जो गेट रहते हैं वो अपने पास एक्सो और एक्सो नोर रहते हैं। ओके, 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अग्निशामक आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए? विच ऑफ द फ्लोइंग फायर एक्सटिंग्विशर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशर इलेक्ट्रिकल फायर? तो अपने ड्राई पाउडर यूज में लेते हैं, नॉर्मल सी बात है, फोम लेते हैं, CO2 लेते हैं, लेकिन वाटर तो करंट को कंडक्शन करता है, इसलिए वाटर को यूज में नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, एक तेल की आग किस श्रेणी में आती है? जो अपने पास तेल रहता है, सबसे पहले लकड़ी कागज कपड़ा। लकड़ी कागज कपड़ा की बात करें तो ये रहता है A क्लास के अंदर। अपने पास जो लिक्विड रहता है, लिक्विड के लिए B क्लास,
और गैस के लिए सी और इलेक्ट्रिकल फायर के लिए डी श्रेणी की आग रहती है। ओके, तो यहाँ पर लिक्विड के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लास बी की जो आग होती है वो अपने पास लिक्विड के अंदर आती है। तो ओके दोस्तों, आज के दिन में फिर 20 क्वेश्चन सोल्यूशन किए हैं। कोई इसी प्रकार से डाउट तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए जो बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं। कंटिन्यूसली अपने चैनल पर बने रहिए, ऐसे ऐसे फॉर्मूले लेके आएंगे, किसी प्रकार से आपको डाउट नहीं रहने वाला। ओके, एंड अपने पास न्यूमेरिकल सीरीज अपने चालू कर रखी है, क्वेश्चन में डालते रहता हूँ उसके ऊपर, और 1-2 दिन या 2-3 दिन बाद में सोल्यूशन, 4 दिन लगे 5 दिन लगे सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देते हैं। 1 2 3 4 5 दिन तक लग सकते हैं। ओके, कोई डाउट नहीं, इतने तक आप खुद से प्रयास किया करें उसके अंदर। तो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।